सो आज जो हम कवर करेंगे वो क्या क्या है, पर्सनल इनकम। नेशनल इनकम तो हमने कर ली थी कल, ठीक है। नेशनल इनकम करने के बाद आज जो चीज हम कवर करेंगे वो है पर्सनल इनकम, फिर पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम और प्राइवेट इनकम। ये चार चीजें आज हम पहले ही डिस्कस कर लेते हैं। पर्सनल इनकम में जैसे सपोज करो नेशनल इनकम है तो नेशन की इनकम हो गई वो, तो पर्सनल इनकम क्या होगी फिर? पर्सनल इनकम का ये फॉर्मूला है, यानी नेशनल इनकम में से अगर आप अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटा देते हो, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स हटा देते हो मेड बाय हाउस होल्ड्स, कॉर्पोरेट टैक्स आप हटा देते हो, प्लस ट्रांसपोर्ट ऐड कर देते हो। अब ये चीजें हैं क्या, पहले वो समझते हैं। ये घर होता है ना, तो घर में क्या है, अलग अलग तरीके के खर्चे भी होते हैं और अलग अलग तरीके इनकम का भी होता है। किसी के माइक में से बहुत आवाज आ रही है शायद, आशीष का माइक। हाँ अब ठीक है। तो कोई भी एक घर होता है तो एक फैमिली या हाउस होल्ड जिसको हम कहते हैं, उसमें बहुत सारे सोर्सेज ऑफ क्या होते हैं, इनकम भी होते हैं और काफी सारे सोर्सेज ऑफ खर्चे भी होते हैं, ठीक है। तो हमारा खर्चा कहाँ कहाँ होता है आप ये बताओ। जैसे नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स, नेट इंटरेस्ट पेमेंट यानी सपोज आपने कोई होम लोन लिया हुआ है, कोई कार के लिए लोन लिया हुआ है ना, कई लोग और किसी चीज के लिए लोन लेते हैं, बहुत सारे लोन्स हम लेते हैं। तो उस पे जब हम इंटरेस्ट पेमेंट कर देते हैं, जो हम वापस जो पेमेंट करते हैं, ईएमआई वगैरह हम पे करते हैं बैंक में, तो वो हमारा क्या है, खर्चा है। तो क्या वो पैसा हम यूज कर पाते हैं? नहीं कर पाते, वो हमारे जेब से चला जाता है, ठीक है। फिर कॉरपोरेट टैक्स, यानी कि कोई भी कंपनी है ना, तो वो क्या है, कॉरपोरेट टैक्स भरती है, तो क्या वो कंपनी उस पैसे का यूज कर पाती है? नहीं कर पाती है, क्योंकि वो क्या है, गवर्नमेंट के पास चला जाता है, वो एक टैक्स के रूप में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स क्या है, जैसे सपोज करो कोई कंपनी है, उसने प्रॉफिट अर्न किया, तो प्रॉफिट अर्न जब करती है तो उसको क्या क्या देना पड़ता है, डिविडेंड्स भी देने पड़ते हैं। जिसका उसमें शेयर है, उन शेयर होल्डर्स को सब क्या है, प्रॉफिट बांटते हैं वो। तो जब वो नहीं बांटा जाता है तब उसको ये बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। क्लियर है? जैसे आपने इन्वेस्टमेंट करता है कोई, जैसे अब स्टॉक्स पे, ग्रो ऐप पे, इन ये जो एप्स चलते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करता है, एसआईपी, म्यूचुअल फंड या शेयर बॉन्ड स्टॉक्स में कोई करता है इन्वेस्टमेंट? आशीष, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? नो नहीं, सर। नहीं करते नो ना? सर। हाँ, तो बस बता दिया करो कि नहीं करते, ठीक है। तो बेसिकली उसमें अगर आप जैसे कई बार क्या होता है, शेयर्स खरीदते हैं हम, जैसे मान लो आपने 20 शेयर खरीद लिए एयरटेल के, तो जब एयरटेल अपना प्रॉफिट अनाउंस करता है तो वो बोलता है कि हाँ ठीक है, जिस जिसके पास हमारे शेयर हैं हम उनको क्या करेंगे, हम प्रॉफिट देंगे। तो जैसे मान लो एक शेयर पे उन्होंने क्या किया, मान लो 5 रुपए प्रॉफिट दिया, तो जैसे आपके पास 20 शेयर हैं तो आपके पास 100 रुपए आपके अकाउंट में आ जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग जब करोगे ना, जैसे आप शेयर्स वगैरह खरीदोगे, तब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। तो कई बार क्या होता है, वो प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते हैं और उनको हम बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, ठीक है। तो वो क्या है, कंपनी के पास ही है वो पैसा, तो वो उसको यूज कर पाएगी क्या? नहीं। तो वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स इसमें से आप निकाल दो, यानी हम लोग यूज कर पाएंगे क्या? नहीं यूज कर पाएंगे उसको, क्यों, हमारे पास वो अभी तक आए नहीं हैं। तो इसीलिए हम नेशनल इनकम में क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड है, अभी हमारे पास आए नहीं है। उसी तरह जो लोन में जो पैसा हम भर रहे थे वो भी हमारे पास नहीं बचा, वो भी चला गया, हम इसको यूज कर पा रहे हैं? नहीं यूज कर पा रहे। कॉर्पोरेट टैक्स, कंपनी उसको यूज नहीं कर पा रही है, वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है। अब ट्रांसफर पेमेंट्स क्या होता है ना, ये मैं आपको बता देता हूँ। ट्रांसफर पेमेंट्स का मतलब होता है, जैसे कि आपने एक पीएम किसान नाम की एक स्कीम सुनी होगी, जिसमें हर किसान के पास 6,000 रुपए सालाना, एनुअली 6,000 रुपीज गवर्नमेंट डायरेक्ट अकाउंट में डालती है, 2,000 2,000 2,000 करके। सुना है आपने इस स्कीम के बारे में 3 टाइम्स, यस सर। है ना? तो वो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट्स हैं।
तो अब हमारे अकाउंट में क्या हुआ, ये पैसे आए, तो हम इनका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। हमारी पर्सनल इनकम कैलकुलेट कर रहे हैं ना हम, तो हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। तो ये होता है आपका पर्सनल इनकम का क्राइटेरिया। पर्सनल इनकम इतनी है, क्या है, नेशनल इनकम में से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस कर दो, नेट इंटरेस्ट पेमेंट जो हम ब्याज व्याज भर रहे हैं वो माइनस कर दो, कॉर्पोरेट टैक्स भी माइनस कर दो, ट्रांसफर पेमेंट्स भी माइनस कर दो, सॉरी प्लस कर दो, क्योंकि ये ट्रांसफर पेमेंट कहाँ है, सरकार हमें हमारे अकाउंट में डाल रही है, तो हम इसका यूज कर सकते हैं, ये हमारे अकाउंट में पड़े रहेंगे। जैसे 2,000 रुपये हर 4 महीने से आ रहे हैं किसानों के, तो वो आ रहे हैं, तो वो उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर ये पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम का फॉर्मूला सिंपल है कि जो पर्सनल इनकम निकल के आई ना, उसमें से हमारे पर्सनल टैक्स भी हम भरते हैं। जैसे इनकम टैक्स जो होता है ना, वो पर्सनल टैक्स के रूप में आता है। जैसे मान लो मेरा वो टैक्स अलग लगेगा, आपका वो टैक्स अलग लगेगा। सपोज करो कि मेरी इनकम बहुत ही कम है, तो मेरे कम टैक्स लगेगा। जो आप सपोज करो आपकी इनकम बहुत ज्यादा है, तो आपकी बहुत ज्यादा टैक्स लगेगा। स्लैब्स बने हुए होते हैं ना, वो 2.5 लाख का, 5 लाख का, 10 लाख का, जो भी, ठीक है, तो वो अलग अलग होते हैं, तो वो पर्सनल टैक्स में आते हैं। ठीक है, प्लस नॉन माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। अब मान लो आप गाड़ी निकाल के गए, आपने हेलमेट नहीं लगाया, आपके एक फाइन लग गया, तो जो पैसा आपका फाइन में चला गया, वो आप यूज कर पाओगे क्या? कभी नहीं कर पाएंगे। तो दो चीजें और माइनस जब हम कर देते हैं पर्सनल इनकम में से, तो वो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बन जाती है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक तो पर्सनल टैक्स पेमेंट जो कि इनकम टैक्स है, दूसरा ये भी माइनस कर दो नॉन टैक्स पेमेंट, यानी कि जो फाइन वगैरह है, ये टैक्स तो होता नहीं किसी प्रकार का, ये तो क्या है, फाइन लग गया, आप चल रहे थे, आपने जो है बिना हेलमेट के गाड़ी चलाई, बिना बेल्ट लगा के आपने गाड़ी चलाई, तो क्या हो जाएगा, आपका फाइन कट जाएगा। तो वो क्या है, नॉन टैक्स पेमेंट में आ जाता है, तो वो पैसा भी हमारी जेब में से चला जाता है, इसलिए उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ आपका? यस सर। हुआ ना? तो इसी तरह नेशनल डिस्पोजेबल इनकम भी हम अब निकालेंगे। तो नेशनल डिस्पोजेबल इनकम का मतलब क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसकी अभी क्लास स्टार्ट होते ही मैंने आपको बात बताई थी ना, एनएनपी, है ना, एट मार्केट प्राइस। हमने क्लास स्टार्ट होते एनएनपी की बात करी थी, किस पे, एट फैक्टर कॉस्ट पे बात करी थी। लेकिन यहाँ क्या यूज किया हुआ है, एनएनपी एट मार्केट प्राइस। क्योंकि आप बताओ नेशनल इनकम क्या थी, नेशनल इनकम थी एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अब हम क्या बात करें, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम की बात करें, तो इसमें क्या आता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस प्लस अदर करंट ट्रांसफर्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करंट ट्रांसफर्स का मतलब होता है कि सपोज करो आप कोई फैमिली में बाहर पर्सन जाके कमा रहा है, तो वो कुछ ना कुछ ट्रांसफर करेगा, तो इंडिया में आ रही है, तो इंडिया के लोग उसको यूज करेंगे। जैसे मान लो कि मेरे रिलेटिव कहीं कमा रहे हैं बाहर, तो उन्होंने कुछ पैसा भेजा कि लो भाई, ये पैसा मैंने भेजा है आपको, तो मेरे लिए तो वो क्या हो गया, मैं उस पैसे का यूज कर सकता हूँ, तो मेरे लिए वो एक क्या हो गई, डिस्पोजेबल इनकम हो गई, है ना। तो हम जब निकालते हैं डिस्पोजेबल इनकम, तो उसमें अदर करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड भी जोड़ देते हैं, क्योंकि हम उसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और वो हमारे पास आ रही है, हम उसका डिस्पोज कर सकते हैं, हमारे नेशन के अंदर आ रही है वो इनकम बाहर से। इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में हमने ये भी ऐड कर दिया। इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं लग रहा होगा, या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है थोड़ा? समझ आ रही चीजें? यस सर। सर पर्सनल इनकम वाले रिपीट कर दो एक बार। पर्सनल इनकम में ये था कि हम पर्सनल इनकम जब कैलकुलेट करते हैं ना, तो उसमें से नेशनल इनकम तो हमारी मेन इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम, इसको मेन इनकम मान के चलो आप। अब पर्सनल इनकम में क्या है कि हमारे हाथ में क्या आ रहा है उसकी हम बात करेंगे। तो हाथ में क्या क्या आ रहा है, एक तो ट्रांसफर पेमेंट आ रहा है हाथ में, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट वही जो सरकार हमारे अकाउंट में डलवाती है। जैसे कई जगह पे बेरोजगार भत्ता मिलता है 2,000 रुपये पर महीने का, तो वो अकाउंट में आ रहा है। कई जैसे किसानों को पैसा मिलता है 2,500 3,000 2,000 रुपये करके, वो अकाउंट में आता है, तो वो क्या है, ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं उनको, वो सीधा अकाउंट में आ जाता है। तो वो हमारे हाथ में आ रहा है, यानी हम उसका यूज कर सकते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं।
तो वो ऐड कर दो इसमें, हमारी तो इनकम ही हो रही है ना, तो इसमें ऐड कर दो। तो फिर माइनस क्या क्या करना है, एक तो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो प्रॉफिट्स जो नहीं मिले हमें, है ना। कंपनी जो प्रॉफिट देती है हर साल, जैसे आप शेयर होल्डर हो किसी के, तो आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए था, अभी मिला नहीं, तो वो क्या है, माइनस कर दो एक बार। नेट इंटरेस्ट पेमेंट, नेट इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब जो आप, जैसे आपने लोन उठा रखा है घर का, तो उस पे आप ब्याज भर रहे हो, है ना, वो माइनस कर दो। क्यों, ब्याज तो गया आपके हाथ से, वो आप यूज नहीं कर सकते ना, आपकी इनकम में का पार्ट नहीं है, वो चला गया, आपके हाथ से चला गया, क्योंकि वो आपके पास नहीं आया। कॉरपोरेट टैक्स, जो कंपनीज जो कॉरपोरेट टैक्स भरती है, वो चला गया। ठीक है, तो क्या है, ये जो बच गया वो आपका पर्सनल इनकम हो गया। कुछ चीजें आपने माइनस करी, कुछ चीजें प्लस करी, और आपको क्या मिल गया, पर्सनल इनकम। तो ऑब्वियसली जो आपको नहीं मिला है वो आप माइनस कर दोगे, और जो आपके पास से चला गया है वो आप माइनस कर दोगे, और जो आपके पास आया है वो आप इसमें ऐड कर दोगे। ये है पर्सनल इनकम का। अब समझ गए आशीष? यस सर। अब लास्ट में बची आपकी प्राइवेट इनकम। तो अभी प्राइवेट इनकम क्या है ये भी देख लेते हैं। फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing टू द प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, प्लस अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको इसमें दो चीजें तो पता है, करंट ट्रांसफर फ्रॉम द गवर्नमेंट यानी वही ट्रांसफर पेमेंट्स, ठीक है, अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी आपको पता है, ठीक है। ये वही है जो बाहर से लोग अपने को भेजते हैं ना पैसा, अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हम बाहर, नेट का मतलब क्या है, कुछ हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं वो बाहर भेज रहे हैं, और बाहर से जो अंदर आ रहा है वो, तो उन दोनों का जो डिफरेंस है उसको नेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दो चीज तो आपको पता चल गई। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पे, जो ये इनकम है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमने शुरू में पढ़े थे ना फैक्टर्स, उन उनके फैक्टर पे हम अगर बात करेंगे तो वो नेट फैक्टर इनकम हो जाएगी फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। और ये नेट ट्रांसफर्स क्या है, ये डायरेक्ट जो कोई पैसा भेजता है, सैलरी भेजते हैं, वो है। ये सब क्या है, ये सब ऐड किए हुए हैं, प्लस नेशनल डेट इंटरेस्ट। अब डेट इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज हमने किसी को लोन दिया, है ना, जैसे हम भी तो लोन देते हैं ना छोटे छोटे देशों को, तो वो क्या है, फिर वापस ब्याज भरते हैं हम इंडिया को देते हैं, तो वो जब हमें मिलता है तो वो हमारा क्या है, एक तरह का कह सकते हो आप, हमारी इनकम ही हुई। जैसे आपने बांग्लादेश को कोई लोन दे दिया, अब वो बांग्लादेशी लोग क्या करेंगे, लोग मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, हमें पैसा देगी रिटर्न, जो भी उनका बनना है, कि भाई हमने उनको सपोज 200 करोड़ का हेल्प की उनकी, है ना, लोन दिया उनको, तो वो इसको वापस भरेंगे। मान लो 30 साल में भरना है या 40 साल में भरना है, तो वो क्या है, हमें टाइम टू टाइम पैसा मिलता रहेगा वहां से। तो ये हमारी एक क्या हो गई, हमारी इनकम ही तो हुई ना एक। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नेशनल डेट इंटरेस्ट बोलते हैं, कि वो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वहां से। और ये क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर। अब ये जो दो वर्ड है, नेट डोमेस्टिक, ये तीन वर्ड है, इसका आप मेरे को मीनिंग बता सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है ये नेट कब लगता है और डोमेस्टिक प्रोडक्ट कौन सा है, बता सकते हो, और फैक्टर इनकम भी आपको पता है। मैंने से आप बताओ। नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमने पढ़ा था ना, यस सर। सर जब जीडीपी में से डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं तो एनएनपी निकलता है। एनडीपी, हाँ, एनडीपी निकलता है। ये बोला आपने एनडीपी, तो ये हो गया, है ना। डिप्रिसिएशन जैसे ही माइनस करते हैं तो नेट आ जाता है, ये आपका कंसेप्ट एकदम सही आपने याद कर रखा है। तो फैक्टर इनकम फ्रॉम एनडीपी, एक्रूइंग, एक्रूइंग का मतलब प्राप्त होना, आप कह सकते हो कि मिलना उनको, है ना। एक्रूइंग टू द प्राइवेट सेक्टर, जो प्राइवेट सेक्टर को ये जो नेट फैक्टर इनकम मिलती है उसको भी हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो ये टोटल सारी तरह की इनकम्स को आपने ऐड कर दिया तो क्या बन गई, ये प्राइवेट इनकम बन गई। ये कंसेप्ट है, बस आप याद रखना, कभी भी एमसीक्यू में या कुछ आए तो बस ये सिंपल सी चीजें याद रखना, कि बाहर से जो पेमेंट आता है वो,
और करंट ट्रांसफर जो गवर्नमेंट देती है वो, और अदर नेट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो सैलरी वगैरह लोग बाहर से भेजते हैं वो, तो ये सारी चीज़ें उसमें ऐड आपको कर देनी है। ठीक है, ये इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी एक कंसेप्ट था तो मैंने इसको नोट कर दिया है। अब जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आने वाला है ना, वो है ये नॉमिनल एंड रियल जीडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अब जो कल आप पूछ रहे थे ना मुझसे कि जो बेस ईयर लेते हैं, उसका भी आपका डाउट अब क्लियर हो जाएगा। तो ईयर 2021 की अगर हम बात करें और ईयर 2022 की हम बात करें, तो पहले तो आप ये देख लो कि नॉमिनल और रियल का मतलब क्या होता है, वो कैसे पता चलेगा। जैसे सपोज करो 2021 में ब्रेड के, मतलब ये एक ही कंपनी है जो कि ब्रेड बनाती है और यही उस देश में है, एक ही कंपनी है उस देश में, एक देश है और ये ब्रेड ही बनाती है, बस ऐसे समझ लो आप। ठीक है, उन्होंने 10 रुपए का एक पैकेट की कीमत रखी और 100 पैकेट बनाए, तो जीडीपी कितनी हो गई उस देश की। एक देश है ना, उसमें सिर्फ एक ही कंपनी है और वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है, ऐसा अजम्पशन लेके हम ये सॉल्व करने जा रहे हैं। तो जीडीपी कितनी हो गई, टोटल प्रोडक्शन होता है, जीडीपी क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन हो गया। टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू कितनी हुई, बता सकते हो। एक पैकेट 1000 हो गई। 1000। लेकिन 2022 में क्या हुआ, 2022 में उन्होंने 15 रुपए का बेचा पैकेट और 110 पैकेट बनाए। अब कितनी हो गई जीडीपी, 15 इंटू 110, 1650। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमें क्या लगेगा कि भाई अपनी जीडीपी तो मस्त एकदम बढ़ती जा रही है, खतरनाक एकदम। 1000 थी, अब 1650 हो गई। इस हिसाब से अगले साल तो फिर 2500 2000 ऐसे क्रॉस कर जाएगी। लेकिन इसमें एक ग्लिच है, आप वो ग्लिच बता सकते हो मुझे क्या है। अगर ऐसे देखा जाए तो इतनी बहुत स्पीड से बढ़ रही है, तो एक ग्लिच है इसके अंदर। क्या ग्लिच है, प्रोडक्शन का बताओ क्या है प्रोडक्शन का। सर मतलब इन्फ्लेशन। सर पहले तो 100 पैकेट्स बना रही थी कंपनी, हम्म अब 110 पैकेट्स बना रही है। हम्म और सिर्फ 5 रुपए ही तो मतलब इन्फ्लेशन हुआ है, महंगाई तो 5 रुपए ही बढ़ी है और जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुआ है। एग्जैक्टली यहाँ पे जो मेन इशू आ रहा है ना, वो इन्फ्लेशन का है। शायद खुशी ने बताया था, वेनेसा ने बताया था शायद। तो इन्फ्लेशन का एक इशू आ रहा है यहाँ पे। जीडीपी का मतलब क्या है, हमें तो प्रोडक्शन से मतलब है ना, हमें तो सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब है कि कितना प्रोडक्शन बढ़ा। अब इन्फ्लेशन तो कल को ये 50 रुपए का पैकेट बेचेंगे और इन्होंने 100 ही बनाए, तो क्या हो जाएगा, 5000 हो जाएगी ऐसे तो जीडीपी। तो इन्फ्लेशन का इफेक्ट हमें माइनस करना पड़ता है। तो वो इन्फ्लेशन का माइनस कैसे करेंगे हम इफेक्ट, वो ऐसे करेंगे, ये देखो। जो अभी हमने कैलकुलेट किया ना, वो करंट मार्केट प्राइस पे था, क्योंकि पहले 10 था फिर 15 था, तो पहले हमने 10 में कैलकुलेट किया फिर 15 पे कैलकुलेट किया, तो हमने यानी कि करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट किया। लेकिन हमें मतलब किस चीज से, हमें तो सिर्फ प्रोडक्शन से मतलब है कि भाई प्रोडक्शन कितना बढ़ा, ना कि प्राइस कितनी बढ़ी। तो हम क्या करेंगे, प्राइस को फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, प्राइस को फिक्स कर देंगे। कैसे, एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज कोरोना में क्या हुआ, मतलब सपोज 2023 में कोरोना फिर आया और कोरोना में क्या हुआ, उन्होंने एक पैकेट की कीमत कर दी 50 रुपए और बनाए सिर्फ कितने, 20 पैकेट। तो कितनी हो गई जीडीपी उस हिसाब से देखा जाए तो, फिर से 1000 हो गई। तो इस हिसाब से तो क्या है, ये लोग बहुत खुश होंगे कि भाई हमारी तो जीडीपी एकदम कांस्टेंट है। देखो 2021 में भी 1000 थी, 2023 में भी, है ना, एकदम 1000 ही चल रही है, कोरोना का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा है क्या एक्चुअल में, नहीं है ऐसा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्शन कितना हुआ है, सिर्फ 20 का ही तो हुआ है, उल्टा ये तो घट गया है, ऐसा दिखने में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, प्राइस फिक्स करके चेक करेंगे। यानी कि हमने क्या कर दिया, उसका प्राइस फिक्स कर दिया। 2021 को एज ए रेफरेंस ईयर मान के हमने 10 रुपए का जो उस टाइम प्राइस था, उसी प्राइस पे हमने आगे के भी कैलकुलेशंस किए कि अगर हम 10 रुपए ही रखें इसकी कीमत,
तब जीडीपी कितनी आती है। तो 110 को करो आप 10 से मल्टीप्लाई, 1100, और 20 पैकेट बनाए तो 20 को कर दो 10 से मल्टीप्लाई, तो 200। अब बताओ जीडीपी, अब आपको एग्जैक्ट जीडीपी मिल रही है, क्लियरर पिक्चर आ रही है सामने। यस सर। आ रही है ना। तो इसको हम कहते हैं जीडीपी एट ए कांस्टेंट प्राइस। बस सिंपल सा फंडा है, और कुछ नहीं है, बस यही है जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। हमने क्या किया, एक रेफरेंस ईयर ले लिया, उसका जो प्राइस था वही प्राइस हमने आगे के ईयर्स में भी सेम ही रखा, उसको यूज करने के लिए, कैलकुलेशन के लिए, कि हाँ भाई हम तो 10 रुपए के पैकेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे जो 2021 में था। तो उससे आपको क्लियर पता चल गया। क्या क्लियर पता चला, कि आपका एग्जैक्ट जीडीपी कितना है। उसी जीडीपी को हम क्या कहेंगे, कांस्टेंट प्राइस की जीडीपी या रियल जीडीपी। दिस इज नोन एज द रियल जीडीपी। वो अभी वाला जो था वो क्या था, नॉमिनल जीडीपी था, दैट वाज द नॉमिनल जीडीपी। क्लियर है। यहाँ तक कुछ डाउट आ रहा है, आशीष, वेनेसा, खुशी, कुछ भी किसी भी तरह का डाउट आ रहा है आपको। नो सर। क्या, नो सर। हाँ, कुछ बोल रहा था कोई, क्या, वो आवाज बीच में ब्रेक हो गई। अब मेरी आवाज तो आप तक क्लियर जाती है ना, लेक्चर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती डिलीवर होने में। नो सर। ठीक है, चलो अब हम एक और चीज देखेंगे, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर, अगर आप नॉमिनल जीडीपी को रियल जीडीपी से डिवाइड कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको। आप यहाँ कैलकुलेशन पे बहुत फोकस करो। देखो नॉमिनल जीडीपी हमने कैसे कैलकुलेट करी थी, ये कैलकुलेट करी थी 2022 का अगर हम ईयर लें, तो 2022 में हमने नॉमिनल जीडीपी कैसे कैलकुलेट करी थी, आपको याद है। 2022 की नॉमिनल जीडीपी हमने जब कैलकुलेट करी थी, ये देखो यहाँ पे, ये रही, हमने ऐसे कैलकुलेट करी थी। नॉमिनल की बात कर रहा हूँ मैं, मार्केट प्राइस वाले की, यानी कि 15 रुपए का पैकेट बिक रहा था, और कितने पैकेट बने थे, 110 पैकेट बने थे, याद आ गया। उसको हमने यहाँ पे नोट कर दिया कि भाई 15 रुपए का पैकेट था और 110 पैकेट बिके, तो इसका मतलब नॉमिनल जीडीपी तो आपकी हो गई 1650। फिर हमने क्या किया था, प्राइस कांस्टेंट कर दिया था। 2021 वाले की प्राइस पे हमने क्या की थी, कैलकुलेट की थी, तो प्राइस क्या कर दिया था हमने, 10 कर दिया था, और पैकेट तो 110 ही बने थे। तो ऑब्वियसली कॉमन सेंस की बात है, 110 तो वैसे ही कट जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट तो 2022 में पैकेट तो कांस्टेंट ही रहेंगे ना, कितने बने, वो तो चाहे आप नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करो चाहे रियल जीडीपी कैलकुलेट करो, प्रोडक्शन तो जितना हुआ उतना ही हुआ, 110, तो ये तो दोनों कट जाएंगे, तो बचा क्या फिर, 15 डिवाइड बाई 10, so this will give you what, this will give you the changes in the price, getting it। कि अब 15 हो गया, पहले 10 था, तो डिवाइड करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1.5 गुना प्राइस बढ़ चुका है, जीडीपी डिफ्लेटर। परसेंटेज में चाहिए तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर दोगे इसको, 150% क्या हो गया आपका, महंगाई हो गई, मतलब ऐसे 1.5 गुना हो गई। ठीक है, नहीं समझ में आया ना। आ गया सर। सिर्फ खुशी को ही समझ में आया है, चलो। सर नहीं समझ आया। नहीं समझ आया ना, देखो वही मैं आपको बता रहा था कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। जीडीपी डिफ्लेटर एक रेशियो है ना, इट इज अ रेशियो ऑफ व्हाट, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय रियल जीडीपी। तो हमने नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कैसे की थी, आपको याद है, हमने ऐसे की थी, ये देखो यहाँ पे, कि 2022 की अगर हम बात करें, ये 2022 का कैलकुलेशन चल रहा है, ठीक है। 2022 में हमने क्या किया था, 15 पैकेट बनाए थे, और टोटल पैकेट्स कितने थे, 110 पैकेट्स थे, ठीक है। तो हमने कैसे कैलकुलेट किया था, 15 इंटू 110, तो ये नॉमिनल जीडीपी आ गई थी। इसको डिवाइड किससे किया हमने, रियल जीडीपी से, रियल जीडीपी भी हमने निकाली थी, ये देखो। रियल जीडीपी का मतलब क्या था,
कांस्टेंट प्राइस पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो कांस्टेंट प्राइस कितना लिया था हमने, 10 रुपीज लिया था, और प्रोडक्शन कितना था 110 का, तो 10 इंटू 110 कितना हो गया 1100। तो एक चीज तो कॉमन ही है ना दोनों में, 110 110, क्यों? क्योंकि उस 2022 में जो प्रोडक्शन था वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना ऑब्वियसली, वो तो वेरिएबल नहीं है। जितना प्रोडक्शन हुआ 110 का हुआ था, तो वो तो दोनों में मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। इसको तो इजीली आप कैंसिल कर सकते हो। बचा क्या, 15 बचा ऊपर और नीचे 10 बचा, तो क्या हो गया 1.5 आ गया। दिस इज व्हाट, दिस इज द राइज इन प्राइस, बेसिकली द चेंज इन प्राइस, कितना प्राइस का चेंज हुआ। ये अब आपको क्लियर हुआ यस सर। है ना? ये है जीडीपी डिफ्लेटर। ये क्या बताता है हमें, दिस शोज हाउ मच द प्राइस हैज चेंज ओवर द ईयर्स। ओके, तो प्राइस चेंज के लिए तो आप बोलोगे कि सर फिर ये जो होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी होता है ना? तो फिर ये क्या है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स? तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ कमोडिटीज के लिए हम कैलकुलेट करते हैं कि 2012 में ये एक सेब, ये कीवी और ये कुछ फ्रूट्स लेने के कितने रुपए लगते थे, 70 रुपए में वो आ जाता था। और अब 2022 की अगर हम बात करें तो वही सामान, एक सेब, एक कीवी और एक ये कुछ फ्रूट्स, ये अब 210 रुपए में आते हैं। इसका मतलब प्राइस चेंज कितना हुआ, प्राइस चेंज हुआ 2021 का प्राइस, सॉरी यहाँ 2022 लिखना था, ठीक है, ये गलत है, यहाँ पे 2022 आएगा और यहाँ 2012 आएगा। 2022 का प्राइस डिवाइड बाई 2012 का प्राइस क्या हो जाएगा, विल गिव यू द सीपीआई यानी 300। यानी ये भी क्या बता रहा है कि प्राइस चेंज कितना हुआ, 3 गुना प्राइस हो गया, 300% हो गया, है ना? 210, व्हाट इज दिस, हाँ 210 डिवाइडेड बाई 70, basically the price of 2022 divided by price of 2012, it will give you the CPI। ये CPI का मेथड होता है। तो ये जीडीपी डिफ्लेटर से डिफरेंट क्या है फिर, जब हमारे पास जीडीपी डिफ्लेटर ऑलरेडी था कैलकुलेशन करने के लिए, तो फिर हमने ये CPI क्यों बनाया? तो CPI में क्या है कि एक फिक्स्ड बास्केट ऑफ गुड्स हम कंसिडर करते हैं कि उन्हीं चीज़ों का उस टाइम पे कितनी थी और उन्हीं चीज़ों को आज अगर हम परचेज करते हैं तो कितना है। जैसे इसको हम कुछ भी ले सकते हैं बास्केट ऑफ कमोडिटी, चाहे 1 kg राइस प्लस 1 kg व्हीट प्लस 1 kg कुछ और, जैसे सपोज मेज, ये 2012 में कितने के आते थे और अब ये 2022 में कितने के आते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सीपीआई ये होता है। तो अब सीपी यहाँ तक ये समझ में आया आपको? यस सर। तो अब सीपीआई एंड बेस ईयर्स, आशीष आज कैसे शांत बैठे हो आप? नो सर, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो पढ़ ही रहा। अच्छा, नोट्स बना रहे हो ना? सर आप थोड़ा फास्ट चलते हो स्लाइड पे, तो मैं लिख नहीं पाता। चलो, नोट्स किस किस ने बनाए हैं अभी? खुशी और वेनेसा आपने बनाए? आपने कहा था सर। यस सर। चलो, तो थोड़ा सा आप मेरे को बोल दिया करो अगर रुकने की जरूरत पड़े, जैसे बीच में। इसे फॉर्मूला तो लिख लो ये, आशीष आप फॉर्मूला लिख लो। जैसे जीडीपी डिफ्लेटर है तो नॉमिनल जीडीपी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है कि ऐसे एन जीडीपी करके लिख लिया करो, आर जीडीपी है ना, छोटा छोटा स्मॉल ऐसे करके, फिर रिप्रेजेंट्स द चेंज इन प्राइस। ठीक है सर। अब ये सीपीआई भी है ना, बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, 4 तरह के सीपीआई होते हैं। और इनका जो बेस ईयर है, हमने अभी क्या देखा था, बेस ईयर देखा था ना, जैसे जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो हमने क्या देखा कि 2012 में कितना था, तो 2012 क्या हो गया, इसका बेस ईयर हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से जो अलग अलग सीपीआईज हैं, क्या क्या है सीपीआई, एक तो है आपका इंडस्ट्रियल वर्कर, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। तो क्या है इसका मतलब, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स का क्या है, यानी कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के यूज की चीजें हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के जो यूज की चीजें हैं वो इस कमोडिटी में आती है, वो इस बास्केट में आती है। यानी हमने अभी थोड़ी देर पहले उस बास्केट में क्या क्या लिया था, एक एप्पल ली थी, एक कीवी लिया था और कुछ फ्रूट्स लिए थे। तो उसी तरह इंडस्ट्रियल वर्कर्स के यूज में जो जो चीजें आती है वो अब इस बास्केट में हम रखेंगे और उनका प्राइस चेंज हम
मेजर करेंगे तो वो बोलते हैं इंडस्ट्रियल वर्कर्स का सीपीआई। यानी हमें पता चलेगा कि इंडस्ट्रियल वर्कर्स की जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कितनी महंगी हो गई, और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, उनका अलाउंस फिक्स करते हैं कि उनके ज़रूरत की चीज़ें इतनी महंगी हो गई तो इनकी सैलरी भी इतनी बढ़ा दो। तो वहाँ इस सीपीआई का हम यूज़ करते हैं। आपको यूज़ समझ में आया सीपीआई का, अब क्या यूज़ है? यस सर। है ना? यस सर। ये इसका यूज़ है, और इसका बेस ईयर क्या है इंडस्ट्रियल वर्कर वाले का? 2016 है इसका बेस ईयर। उसी तरह एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए होती है। जो भी एग्रीकल्चरल लेबरर्स की ज़रूरतों का सामान है, उनका हम बास्केट फॉर्म करते हैं। बास्केट मतलब उनकी लिस्ट बनाते हैं बेसिकली। उनकी हम लिस्ट बनाते हैं और उनका देखते हैं कि प्राइस उस टाइम कितना था और अब कितना है, और इतना चेंज हो गया तो एग्रीकल्चर लेबरर्स के लिए ये उनकी जो स्कीम्स हैं उसमें इतनी बढ़ोतरी और कर देनी चाहिए। फिर रूरल लेबरर्स के लिए भी सेम बनता है। इन दोनों का तो एक साथ ही निकलता है, तो इसका 1986-87 है। ठीक है। अब ये जो पहले के तीन हैं, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इनका लेबर ब्यूरो ही क्या करता है, बनाता है, पब्लिश करता है। ठीक है। अब इसमें एक चीज जो क्वेश्चन में आएगी ना, वो क्या है, कई बार क्या होता है प्रीलिम्स में, जैसे मान लो आप एमसीक्यू आता है, वो क्या करेंगे, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर इज रिलीज्ड बाय एनएसओ। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर विल बी रिलीज्ड बाय लेबर ब्यूरो। ये ऐसे ही करते हैं मतलब। और एस्पिरेंट्स क्या करते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं उस टाइम पे, सीपीआई देखा, एनएसओ देखा, टिक मार्क कर दिया, घर पे आते हैं एकदम खुश होके कि भाई मैं तो मतलब सब सही करके आया हूँ, फिर पता चलता है कि यही गलत हो गया। ऐसे मिस्टेक्स होती है, जबकि उनका नॉलेज बेस बहुत अच्छा होता है, फिर भी यूपीएससी में वो इस तरह की मिस्टेक्स कर देते हैं। फिर देखो सीपीआई जो है ना, सिर्फ सीपीआई की अगर हम बात करें, ये तो अलग अलग स्पेसिफिक सीपीआई हो गई, इंडस्ट्रियल वर्कर्स की, एग्रीकल्चर लेबरर्स की, रूरल लेबरर्स की। ये सीपीआई जो है ना, ये इसका 2012 है, तो ये आप याद ही कर लेना। ठीक है, ये तो आपको याद रहेगा, सीपीआई 2012 है इसका सीपीआई का बेस ईयर। इंडस्ट्रियल वर्कर का आप याद कर लेना 2016 है। क्योंकि जब आप एमसीक्यू सॉल्व करोगे, अभी थोड़े टाइम के बाद क्या है कि कुछ टॉपिक्स पूरे हो जाएं, मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ, फिर आपको एमसीक्यू दूंगा, क्योंकि अभी दे दूंगा तो फिर वो मतलब सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी थोड़ी। तो उस समय ये अगर क्वेश्चंस में आएगा तो आपको इसको क्या करना है, याद करके ही सही और गलत मार्क करना है। अब ये एनएसओ क्या है और ये मॉस्पी क्या है, तो हमेशा ये शॉर्ट फॉर्म में ही ज़्यादातर यूज़ होते हैं, तो इसीलिए मैंने इसको ऐसे ही लिख दिया। एनएसओ मतलब नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। किसके अंडर आता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन में। जितने भी स्टैट्स निकलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट ये हो गया, वो हो गया, इतना बढ़ गया, इतना कम हो गया, ये यही रिलीज करता है। ठीक है, यहाँ तक तो आपको अब क्लियर हो गया होगा। अब एक बात आती है, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ है यस सर। ना? यस यस। सर। हम्म। ऐसे ओवरलोड सा तो फील नहीं हो रहा कि क्या चल रहा है इस टाइप में? समझ में तो आ रहा है ना सब कुछ? बता देना बीच बीच में, ब्रेक लेना हो तो। कई बार बर्डन सा लगने लग जाता है। ठीक है, तो और किसी चीज में कंफ्यूजन हो तो उसको आप ऐसे अलग से नोट भी कर लिया करो, हिंदी में लिख लिया करो। जरूरी नहीं है कि आपके सारे नोट्स इंग्लिश में हो, हिंदी में यूज करो। आपको खुद पढ़ना है लास्ट में, और वो आपके समझ में आना चाहिए। वो हम कोई बुक पब्लिश नहीं करने जा रहे हैं उसकी। तो जितना सिंपल नोट्स बनाओगे ना, तो जैसे आपको ये लग रहा है कि हाँ इसका कुछ मैं हिंदी में बना के लिख सकता हूँ, नेमोनिक्स का आप यूज कर लो, है ना? तो नेमोनिक्स का भी यूज करके आप याद कर सकते हो ये चीजें ऐसे। अब देखो आरबीआई मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, अगले चैप्टर में आएगा। तो वो क्या करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है। इसके बारे में पता है आपको थोड़ा बहुत, अगर कुछ आइडिया हो किसी को? मॉनेटरी पॉलिसी मतलब थोड़ा बहुत ऐसे रफ आइडिया। आशीष, खुशी, किसी को भी कुछ भी थोड़ा बहुत पता हो तो? जैसे कि सर बेसिकली आरबीआई जैसे कि जो इन्फ्लेशन वगैरह चलते हैं, महंगाई वगैरह चलती है, उसके ऊपर मनी को कैसे रेगुलेट करना है बेसिकली। एग्जैक्टली।
सही उस है पे आप, बेस्ड। पता है यही होता है। सही तो बताया आपने, क्या दिक्कत है। अभी पढ़ रहे हो मतलब अच्छा खासा है ना, पूरा लगे हुए हो। आपने पहले एनसीईआरटी पढ़ी भी है आशीष? क्या सर? नहीं एनसीईआरटी पढ़ी भी है, फिर ये कहाँ से पता चला आपको? नहीं सर, ऐसे बेसिक ही है ये चीज तो थोड़ा। चलो सही है, सही है। आपका मतलब करंट अफेयर्स का नॉलेज भी अच्छा है वैसे, गुड। तो इन्होंने सही बताया आशीष ने कि जो आरबीआई क्या करता है, ये इन्फ्लेशन को टारगेट करता है। अब ये इन्फ्लेशन का टारगेट का मतलब क्या है कि ये महंगाई को एक पर्टिकुलर लिमिट में रखने की कोशिश करता है, ठीक है। और उसको रखने के लिए ये हर महीने सॉरी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे ये क्या करता है, अपना मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करता है। और ये मॉनेटरी पॉलिसी किस डेटा का यूज करती है? सीपीआई का यूज करती है। इस सीपीआई का, कि महंगाई कितनी हुई, प्राइस में कितना चेंज आया, तो हमें मॉनेटरी पॉलिसी को कैसा रखना है, बढ़ाना है, कम करना है, ज़्यादा करना है, वो सब अगले चैप्टर में आएगा। बस इतना याद रखो कि आरबीआई क्या है, सीपीआई को यूज़ करता है। तो जैसे सीपीआई होता है ना, वैसे डब्ल्यूपीआई भी एक चीज़ होती है। सीपीआई तो क्या, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, कंज्यूमर। और ये डब्ल्यूपीआई क्या है, होलसेल प्राइस इंडेक्स है, ठीक है। होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो इसमें सिर्फ गुड्स हैं, इसमें सर्विसेज इंक्लूड नहीं होती है। ये खूब एमसीक्यू बनता है ये, मतलब कुछ भी नहीं मिलता है तो लोग यही एमसीक्यू बनाते हैं, ठीक है। इतना कॉमन एमसीक्यू है ये, आपको हर टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा। डब्ल्यूपीआई कवर दिस, सीपीआई कवर दिस, आरबीआई यूजेस दिस, ये बहुत ही कॉमन मतलब एमसीक्यूज के वो होते हैं। तो इसीलिए मैंने एक लाइन लगा के इसको लिख दिया एक साथ ही दोनों। ये सिर्फ गुड्स को कवर करता है, ये सर्विसेज को कवर नहीं करता है। कौन? डब्ल्यूपीआई। जबकि सीपीआई कवर करता है, डब्ल्यूपीआई कवर नहीं करता है। सर सीपीआई में बेसिकली जैसे कि आपने ऊपर बताया, हम्म। जो बेस ईयर्स होते हैं हाँ। अलग अलग कमोडिटी ऑफ बास्केट्स के, हम्म। वो डिफरेंट क्यों लिए जाते हैं, मतलब वो डिफरेंट इसलिए लिए जाते हैं सेम कि क्यों नहीं होते हैं? हाँ मैं बताता हूँ, वो सेम इसलिए क्यों नहीं different- लिए? वो सेम इसलिए नहीं लेते क्योंकि सपोज करो कि जैसे एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड रूरल लेबरर्स की रिक्वायरमेंट तब भी वही थी और आज भी वही है, तो उनके ज़्यादा चेंजेस आते नहीं है, है ना। 1986 इन्होंने बेस ईयर बना रखा है, उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, है ना। इनके रिक्वायरमेंट की जो चीज़ें हैं वो आज भी अभी भी वैसी हैं। लेकिन सीपीआई में चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी आते हैं। जैसे जो अर्बन लोग हैं, अर्बन लोगों की पहले नॉर्मल डिमांड हुआ करती थी, कपड़ा, टेक्सटाइल मतलब कपड़ा, है ना, ये वो बेसिक बेसिक चीजें। लेकिन आज उनकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ गई है, वो कार से तो नीचे उतरते नहीं है, ठीक है। फिर उनको रेफ्रिजरेटर भी चाहिए, फिर उनको क्या चाहिए, एसी भी चाहिए। तो उनकी जो डिमांड्स हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। तो जो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा, प्राइस भी बढ़ेगा। प्राइस में बहुत ज्यादा तेजी से इंक्रीज आता है, इसीलिए उनका बेस ईयर देखो आप 2012 ले रखा है। जबकि 1986 का बेस ईयर किसके लिए? एग्रीकल्चरल लेबरर्स के लिए, क्योंकि उनको आज भी वही जरूरत है। वो अभी भी जब अपन, भाई आप अगर जानते होंगे, जैसे खेत में अपन जाते हैं रात में तो क्या वो टॉर्च वगैरह लेके जाते हैं, है ना। तो अपने को क्या है, कोई कार की तो जरूरत है नहीं। और पहले भी हम ट्रैक्टर ही खरीदते थे और आज भी ट्रैक्टर ही खरीदते हैं। तो उनकी डिमांड क्या है, उनकी डिमांड लिमिटेड है। हम खाद खरीद रहे हैं, खाद तो खैर मतलब अलग उसमें सब्सिडी वगैरह की भी रहता है, लेकिन जो अदर डिमांड्स हैं वो तो सेम है, समझ रहे हो। तो वो चीज़ें सेम रहती है, मोस्टली सेम रहती है, और ये धीरे धीरे बढ़ता है। जबकि इनके लिए बहुत फास्ट बढ़ रहा है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए इनके पास क्या है, पैसा बहुत ज़्यादा है। इंडस्ट्रियल वर्कर्स की क्या होती है, सैलरी होती है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा बढ़ता है। अब क्लियर हुआ आशीष आपको? क्योंकि जहाँ ज़्यादा सर, वहाँ छोटा डिमांड। सा हम्म। छोटा सा डाउट हो रहा है एक। हाँ हाँ जैसे हाँ। कि सीपीआई है हम्म। इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, एग्रीकल्चर लेबरर्स का और रूरल लेबरर्स का, हम्म। उसमें अगर हम बेसिक जो नीड्स देखें तो हम्म। इन तीनों की जो बेसिक नीड्स तो होंगी वो तो बराबर ही होंगी ना? हाँ, बेसिक नीड्स तो तीनों की बराबर होगी। लेकिन बेसिक नीड्स के अलावा सबसे ज्यादा पैसा किसके पास है इन तीनों में से?
वैसे देखा जाए तो इंडस्ट्रीज के पास काफी पैसा है और जो प्राइवेट फर्म्स हैं उनके पास भी काफी पैसा होता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे कि अगर क्यों ना हम एग्रीकल्चर लेबरर्स की जो हाँ। सीपीआई है मतलब उनको कंज्यूमर्स की उसको बढ़ाते क्यों नहीं है, मतलब बेस ईयर चेंज क्यों नहीं करते हैं? इससे अगर चेंज करे तो उनमें सुधार आएगा या फिर ना चेंज करने पर ठीक रहेगा वो चीज? वो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि देखो लिंक कहाँ से हो रहा है ये। आप इस एंगल से देखो कि सीपीआई क्या कैलकुलेट करता है, चेंज इन चेंज इन गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि प्राइस की। प्राइस का, है ना। तो इनकी रिक्वायरमेंट बताओ पहले तो आप, क्या क्या है एग्रीकल्चरल लेबरर्स की और रूरल लेबरर्स की, बताओ। बेसिकली सर इनकी तो रिक्वायरमेंट यही होगी, कपड़ा, मकान, रोटी और फोन वोन, थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी वगैरह, बस हल्की फुल्की बस। इन लोगों की बताओ आप क्या क्या डिमांड है, इंडस्ट्रियल वर्कर्स जो होते हैं ना, इंडस्ट्री में काम करते हैं। यस, जैसे कि इनकी थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। इनको इंडस्ट्रीज एक दूसरे जगह जाने के लिए कार्स वगैरह की जरूरत होगी, एक्सेट्रा, रेफ्रिजरेटर, इनकी थोड़ी डिमांड, पैसा होगा तो डिमांड बढ़ेगी। हाँ। तो सर मैं कहना ये चाह रहा था, मेरे हम्म। कहने का तात्पर्य ये था कि जैसे कि हम एग्रीकल्चर लेबरर्स की हम्म। अगर इनकम बढ़ाना चाहें, हम्म। जैसे कि इनकम बढ़ेगी तो इनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए? अगर सीपीआई को चेंज करने से इनकी इनकम बढ़ती है तो क्यों ना सीपीआई का जो बेस ईयर है वो ही चेंज कर दिया जाए? हाँ, एक सही कह रहे हो आप। जो कह रहे हो कि जैसे मान लो सीपीआई का हमने बेस ईयर चेंज कर दिया, लेकिन जो डिमांड है उससे हम सीपीआई निकाल रहे हैं, सीपीआई के होने से उनकी इनकम नहीं बढ़ रही है। जैसे क्या है कि सीपीआई हम जब निकाल रहे हैं वो किस लिए निकाल रहे हैं, वो इसलिए निकाल रहे हैं ताकि उनका हम सैलरी बढ़ा सकें, है ना। तो सैलरी कब बढ़ाएंगे, जब चीजें महंगी होगी। अब इनका जो रिक्वायरमेंट है वो महंगा ही नहीं है, उनका आज भी वही रिक्वायरमेंट था, अब भी वही रिक्वायरमेंट है, तो इनकी चीजें महंगी नहीं हो रही है। तो इन्होंने वही पहले वाला चला के रखा है कि भाई ठीक है, आप तो आपके तो प्राइस चेंज हो नहीं रहा, सीपीआई में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आ रहा, तो इसीलिए क्या है कि आपका हम वही बेस ईयर फिक्स कर रखा है, लेकिन इनके प्राइस बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रहे हैं। अच्छा, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि सपोज करो आप दिल्ली में रह रहे हो, है ना, और दिल्ली में आप पिछले 10 साल से रह रहे हो, और मैं सपोज करो एक गांव में रह रहा हूँ, एक बहुत छोटा सा गांव है, सपोज XYZ एक गांव है, ठीक है। मैं इसमें रह रहा हूँ और मैं पिछले 20 साल से रह रहा हूँ। अब दिल्ली में 10 साल के अंदर सपोज करो कि कोई भी एक कमोडिटी ले लो जो आपकी ज़रूरत की है, उसकी प्राइस ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी या मैं गांव में रह रहा हूँ उस 20 साल में ज़्यादा बढ़ जाएगी, बताओ। जो मेरे जैसे आटा बिल्कुल सर, वगैरह। समझ गया। हम्म। सपोज मिल्क, जिसकी मिल्क हो गया, दूध हो गया, हाँ 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 तो फार्मर्स हो गए, जो हाँ। फार्मर्स इन विलेज रहते हैं हम्म। उनके यहाँ दूध, जो आज भी दूध का रेट है 50-55 है, और शहर में वो ही दूध का जो रेट है बेसिक कम्युनिटी 70-75-80। एग्जैक्टली वही चीज मैं आपको बता रहा था। तो उनकी क्या है, महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो उनका सीपीआई भी क्या है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसीलिए उनका सीपीआई का बेस ईयर पहले फिक्स किया हुआ है कि भाई इनका तो इतनी तेजी से बढ़ रहा है तो इनकी सैलरी बढ़ाने की जरूरत है हमें, लेकिन इनका तो बढ़ नहीं रहा है। और अगर आप ये, हम क्या कर रहे हैं, सीपीआई निकाल इसीलिए रहे हैं क्योंकि उनकी डिमांड ज्यादा बढ़ रही है। इनका सीपीआई तो ऑब्वियसली इतना बढ़ नहीं रहा है, तो उनका सीपीआई कांस्टेंट ही आ रहा है। अब मैं बेस ईयर चेंज भी कर दूंगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस दिन इनकी डिमांड चेंज हो जाएगी, इनके इनके ऊपर महंगाई का बोझ पड़ेगा, तभी तो इनकी सैलरी हम बढ़ाएंगे ना। आप इस एंगल से सोच रहे हो कि हाँ, हम ओके। सीपीआई जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो इसीलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि डिमांड बढ़ रही है। इसलिए कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं कि भाई सीपीआई हम बढ़ा देंगे तो इनकी सैलरी बढ़ा देंगे, नहीं। सीपीआई तो सिर्फ इसीलिए कैलकुलेट किया जा रहा है क्योंकि डिमांड बढ़ के बहुत महंगाई बढ़ रही है इनके लिए। तो हम सीपीआई चेक करके फिर बाद में हम इनकी सैलरी बढ़ा रहे हैं कि भाई इनकी देखो सीपीआई इतना महंगा हो गया तो सैलरी भी बढ़ा दो। ऐसे नहीं है कि हम खुद ही सीपीआई निकाल रहे हैं कि भाई सीपीआई ऊपर कर दो, इनकी सैलरी भी ऊपर कर दो। अब समझ में आ रहा है। समझ गया सर। हम्म। इसका मतलब ये है जैसे कि कंज्यूम जितना ज्यादा करोगे, डिमांड आपकी जितनी ज्यादा होगी,
हाँ, और वो प्राइस उतने बढ़ेंगे इतने तो बढ़ेंगे, आपकी सैलरी भी बढ़ानी पड़ेगी समय पे। बढ़ानी पड़ेगी। यही तो वो कंसेप्ट होता है, जैसे डियरनेस अलाउंस का जो कंसेप्ट होता है, यानी महंगाई भत्ता जो मिलता है सैलरी में ऐड होके आता है, वो इन्हीं सब चीज़ों से कैलकुलेट किया जाता है। अब डब्ल्यूपीआई इंडेक्स क्या है? ये सिर्फ गुड्स की ही बात करता है, सर्विसेज की बात नहीं करता है, और ये होलसेल लेवल पे बात करता है, कंज्यूमर लेवल पे बात नहीं करता, क्योंकि होलसेल से कौन लेता है? रिटेल वगैरह वाले लेते हैं, फिर उनसे हम जाके लेते हैं। तो ये डब्ल्यूपीआई का कंसेप्ट है। हाउ जीडीपी डिफ्लेटर इज डिफरेंट फ्रॉम सीपीआई एंड डब्ल्यूपीआई, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। ये इंपॉर्टेंट समझने के पर्पज से है, कंसेप्ट वाइज ये आपको क्लियर होना चाहिए। द गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। कोई एग्जांपल दे सकते हो आप? कल ही हमने पढ़ा है। बताओ। द गुड्स परचेज्ड बाय कंज्यूमर्स डू नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। कल ही मैंने एक एग्जांपल बताया था, आप बता सकते हो किसी को भी? जैसे कि सर कोई स्पेसिफिक चाइनीज आइटम हो गया, कोई भी लगा लो सर। चाइनीज आइटम तो मोबाइल भी आते हैं। हाँ सर, देखो जो इंडिया में नहीं बना इसका मतलब गुड्स परजेट पर, परंतु वो कंज्यूमर्स तो परचेज करते ही हैं, मान गए। वो हम्म। जरूरी नहीं है वो रिप्रेजेंट करे इंडिया में ही बनी है वो चीज, वो अदर कंट्री की भी हो सकती है मे बी। हम्म। तो अगली लाइन का बताओ। जीडीपी डिफ्लेटर टेक्स इनटू अकाउंट ऑल सच गुड्स एंड सर्विसेज। तो फिर जीडीपी डिफ्लेटर कैसे उसको ले लेता है? सीपीआई तो नहीं ले पाता है। हमने जीडीपी में क्या बात की थी? द प्राइस ऑफ फाइनल गुड्स भी हमने बात की थी, आपको याद होगा। हमने इंटरमीडिएट गुड्स की बात इसमें नहीं की थी। याद आ रहा है आपको? मैंने कहा था कि चेसिस जो है ये क्या है? इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स है ना। तो इंटरमीडिएट का सीपीआई में कोई काम नहीं है। सीपीआई तो क्या है? कंज्यूमर लेता है ना, कंज्यूमर चेसिस थोड़ी जाके लेगा, कार लेगा। तो ये उसमें नहीं आता है। जबकि जीडीपी डिफ्लेटर टेक्स इनटू अकाउंट ऑल सच गुड्स, जैसे याद करो हमने जीवीए लिया था, तो जीवीए में उसका कंट्रीब्यूशन भी हमने ऐड किया था ना, कि चेसिस वाले ने कितना कंट्रीब्यूट किया, जीवीए ग्रॉस ग्रोथ, वैल्यू। है ना। तो एक तो डिफरेंस ये हो गया कि सीपीआई सिर्फ एक पार्टिकुलर चीजों को ही रिप्रेजेंट करता है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट ऑल द गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। ठीक है। फिर CPI includes prices of goods consumed by the representative consumer, hence it includes prices of imported goods। ठीक है, आप जो स्टेटमेंट बोल रहे थे वो ये है आशीष, सेकंड वाला। जीडीपी डिफ्लेटर डज नॉट इंक्लूड द प्राइस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। क्यों? क्योंकि जीडीपी में हम क्या लेते हैं? जीडीपी पे हम सिर्फ वो लेते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड इन आवर कंट्री। रिमेंबर? तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है? डज नॉट इंक्लूड द प्राइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। इंपोर्टेड का हम क्यों नहीं लेंगे? क्यों? क्योंकि ये तो बाहर बना है। इंपोर्टेड तो क्या है? बाहर प्रोड्यूस हुआ है ना, हमने तो सिर्फ परचेज किया है उसको। क्या हो गया? ऊपर से जा रहा है क्या? दोबारा समझाऊं? चलो दोबारा बता देता हूँ, सब शांति हो गए एकदम ही। देखो, सीपीआई क्या होता है? इट इंक्लूड्स प्राइस ऑफ गुड्स कंज्यूम्ड बाय द रिप्रेजेंटेटिव कंज्यूमर, है ना। यानी कि सीपीआई क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कंज्यूमर क्या क्या कंज्यूम कर रहा है। तो वो इंपोर्टेड गुड्स भी तो कंज्यूम कर सकता है। जैसे मान लो मैंने इंपोर्टेड कुछ चीज़ मंगा ली है ना, इंपोर्टेड कोई कुछ भी कोई सामान मंगाया, तो वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आएगा, क्योंकि कंज्यूमर कुछ भी मंगा सकता है। ठीक है। सीपीआई उसी चीज़ को एसेस करती है जो कि एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है। तो मैं इंपोर्टेड मंगाऊँ, कुछ भी कम मंगाऊँ, तो वो क्या है? वो मेरे सीपीआई में आएगा। ठीक है। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर क्या? जीडीपी नाम से ही पता चलता है गुड्स प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री।
इसका मतलब इम्पोर्टेड गुड्स तो क्या है, प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री नहीं है, वो तो बाहर से आए हुए हैं, तो वो जीडीपी डिफ्लेटर में उसका अकाउंट नहीं रहता है, वो जीडीपी डिफ्लेटर में कैलकुलेट नहीं हो पाते हैं। लेकिन सीपीआई का मतलब क्या होता है, सीपीआई वो कैलकुलेट करता है, सीपीआई मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, की कंज्यूमर ने क्या क्या यूटिलाइज किया, क्या क्या यूज किया, क्या क्या कंज्यूम किया। तो भाई मैं इम्पोर्टेड कंज्यूम करूँ या कुछ भी कंज्यूम करूँ तो वो क्या है, सीपीआई में तो आएगा ही। अब समझ में आया आपको, थोड़ा कुछ क्लियर हुआ? यस सर। चलो बाकी सबको खुशी है, यस सर। आ गया ना? तो ये बेसिक चीजें हैं ना, इसीलिए थोड़ा सा मतलब इस पे ज्यादा फोकस है, क्योंकि ये आपको समझ में आएंगी तभी फिर वो आगे के पार्ट समझ में आएंगे। द वेट्स आर कांस्टेंट इन सीपीआई बट इन जीडीपी डिफ्लेटर दे डिफर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन लेवल ऑफ ईच गुड। वेट्स आर कांस्टेंट इन सीपीआई, क्यों? क्योंकि हमने क्या देखा था, वेट्स आर कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करो, अभी वाली स्लाइड में लेके आता हूँ, ये वाली, तो हमने इसमें फिक्स कर दिया कि इन्हीं चीजों का प्राइस हम 2012 वाला कैलकुलेट करेंगे और सेम चीजों का प्राइस हम क्या करेंगे 2022 में कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब ये चीजें क्या हो गई, फिक्स हो गई कि हम इन्हीं चीजों का ही प्राइस कैलकुलेट करेंगे, उसके अलावा कोई प्राइस हम दूसरी चीजों का हम ध्यान नहीं देंगे। हम दूसरी चीजों का मतलब, कहने का मतलब ये है कि एक एप्पल लिया है तो हम एक ही एप्पल को यहाँ भी रखेंगे, एक कीवी लिए तो एक ही कीवी का हम प्राइस आगे 2022 में भी, ये एक ही बास्केट फ्रूट का लिया है तो इसी बास्केट का हम प्राइस 2022 में देखेंगे। लेकिन जीडीपी डिफ्लेटर में क्या होता है, ये चीज चेंज हो जाती है। कैसे? सपोज इंडिया ने कितनी कार बनाई, 1 लाख कार बनाई सपोज 2020 में, है ना? और फिर 2022 में क्या हो जाएगा, वो कार मान लो 10 लाख बना दी कार, बहुत अच्छा ग्रोथ हो गया, 10 लाख बना दी। तो क्या वेट्स कांस्टेंट रहे? यहाँ पे वेट्स का मतलब वो चीजें जिनको हम तुलना करने के लिए यूज में ले रहे हैं। हमने एक एप्पल ली थी तो एक ही एप्पल बाद में भी ली, एक कीवी ली तो एक ही कीवी बाद में ली, लेकिन तो वो कांस्टेंट हो गया सीपीआई में। लेकिन यहाँ क्या है, वेट्स वेरी हो गए, यानी कि पहले 1 लाख कार बनी थी, फिर 10 लाख कार बनी थी, तो वो वेट्स चेंज हो गए प्रोडक्ट्स के, क्या क्या बन रहे हैं प्रोडक्ट्स एट ईच लेवल ऑफ ईच गुड। ठीक है, प्रोडक्शन चेंज हो गया, कि प्रोडक्शन ही चेंज हो गया ना इसमें, कि भाई हमने इतनी प्रोड्यूस की, फिर अगले साल और प्रोडक्शन बढ़ गया। ब्रेड का एग्जांपल याद करो, है ना, कि 100 ब्रेड के पैकेट बने थे, फिर 110 के बने थे। लेकिन सीपीआई में हमने क्या लिया था कि 2012 में भी एक एप्पल का प्राइस कितना था और आज भी एक एप्पल का प्राइस कितना है। ये पॉइंट समझ में आया आपको? यस सर। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यस वगैरह सर। से तो कुछ नहीं हो रहा है ना, कि ऊपर से ही जा रहा है एकदम ही? क्या हो गया? अरे कुछ तो बोलो सर कुछ नहीं हुआ, सही है। सब सही है? क्लास ज्यादा हाँ, लंबी तो नहीं हो गई, 1 घंटे की शॉर्ट नहीं करें क्या, नहीं 40-50 मिनट की? नहीं नहीं, सही है। ठीक है ना? ऐसे बीच में ये तो नहीं लगता है कि भाई नींद वींद आ रही है या कुछ? नो सर, नो सर। सही है, क्योंकि ये थोड़ा कंसेप्ट वाइज है ना, मतलब चीजें जब इनको करंट अफेयर्स से हम जब लिंक करना शुरू करेंगे ना, तब आपको बहुत मजा आएगा। क्योंकि अभी थोड़ा सा ये बेसिक पार्ट है, तो ये आपको क्लियर हो जाए ना, तो फिर देखना आप एकदम जैसे स्मूथ चलेगा। मैं आपको दिखाता हूँ आगे की स्लाइड्स कुछ, अगर मेरे पास करंट अफेयर की कुछ पड़ी है तो। ये देखो, ये जनवरी के करंट अफेयर्स हैं, ये जब करंट अफेयर की क्लास चलेगी ना तब मैं आपको बताऊंगा, है ना? ये उसमें ये सब चीजें आएंगी, जैसे ये देखो, इसका मैंने वैसे तो यूट्यूब पे भी थोड़े दिन पहले डाला था, है ना? कुछ और स्टूडेंट्स जिनकी मैं मतलब करंट अफेयर्स की क्लास ले रहा हूँ, तो वो उनको मैंने बताया था। तो ये सब चीज़ें फिर है ना एकदम एग्जैक्ट, आपको बहुत मजा आएगा कि एक्चुअल में करंट अफेयर में क्या क्या चीज़ें चल रही है ना? तो ये डेलीगेटेड लेजिस, ये पॉलिटी का टॉपिक है, मतलब ये डिमोनेटाइजेशन, ये इकोनॉमी में पूरा आएगा, तो इस तरह से ये चीज़ें चलेंगी। अभी थोड़ा कंसेप्ट वाइज है, इसीलिए लग रहा है कि चलो कॉम्प्लिकेटेड सा है। और न्यूज़पेपर रीडिंग कोई कर रहा है अभी, मतलब स्टार्ट किए किसी ने?
अगर नहीं भी किए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स यूपीएससी में टॉपिक वाइज ही रहेंगे, तो वो टॉपिक में कवर होते जाएंगे। बट फिर भी अगर आप कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि वो आपको मेमोरी को रिफ्रेश कर देंगे। जैसे आपने अगर सपोज लोकपाल पढ़ा है ना, टॉपिक है पॉलिटी में, तो वो जब न्यूज़ में आप देखोगे तो उसको आप दोबारा रिफ्रेश करोगे तो भूलोगे नहीं उस टॉपिक को, फिर वो आपके दिमाग में दोबारा रिमाइंड होता होता चला जाएगा। और यहाँ क्लास में तो फिर उसको हम करेंगे ही, तो और आपके नोट्स में भी रहेगा, तो टेस्ट से पहले आप उसको देख पाओगे, जैसे जो भी टेस्ट लगेगा, वीकली टेस्ट लगेगा आगे चल के। तो ये चीज़ें हैं। अच्छा, अब आप लोगों को कोई डाउट है तो आप पूछ लो। सर मैंने नोट्स नहीं बनाए बिल्कुल भी, कोई 3 नहीं, दिन हो गए। नोट्स तो आप अभी शॉर्ट नोट्स बना लेना, जो पीडीएफ है उसी से बना लेना। मैं पीडीएफ डाल दूंगा ये चैप्टर खत्म होते ही, तो उसमें से आप क्या करना, सिर्फ फार्मूला लिख लेना। और अगर आपको मान लो लग रहा है कि कम है, तो एक बार दोबारा लेक्चर फटाफट रिवाइंड करके 2x पे, और उस पे कोई जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है उसको शॉर्ट में एकदम लिख लेना, है ना। ठीक है। बस इतना ही है, और कोई दिक्कत नहीं है। और खुशी वैनेसा आपको कुछ? नो सर। ठीक है फिर। एंड बाकी आज वैसे मैंने सोचा था करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, लेकिन कोई नहीं, करंट अफेयर्स फिर हम कल और परसों पढ़ लेंगे। तो ये थोड़ा चैप्टर एक साथ फ्लो में पूरा हो जाए ना तो सही रहेगा, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को कंटिन्यू किया है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फिर आपकी लास्ट फ्राइडे वाली क्लास में होगी। तो वही A4 ब्लैंक पेपर आप लेके आना, जो आपके नोट्स में हैं। मैंने देखे थे वैनेसा के, तो सही है, ब्लैंक ही पेपर थे ना। तो यस। हाँ, तो उसी में 10 मार्क का क्वेश्चन आपको मैं दूंगा, कि 10 मार्क वाला जो क्वेश्चन होता है जिसमें 2 पेजेस भरने होते हैं, ठीक है। 2 पेजेस मतलब लेफ्ट और राइट, बस ऐसे आगे पीछे है वैसे मान लो। तो वो 10 मार्क वाला क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे जीडीपी से रिलेटेड। तो उस दिन आप टॉपिक भी पढ़ के आना, फ्राइडे में एक आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ को अगर हम 24 आवर्स के अंदर पहली बार रिवाइज कर लेते हैं तो वो दिमाग में फिट हो जाती है, और नेक्स्ट सेकंड रिवीजन 7 डेज के अंदर अगर कर लेते हैं तो फिर और अच्छा उसका मेमोराइजेशन पावर हमारा हो जाता है। तो इसीलिए इसी थीम को लेके हम आगे चलेंगे। तो मिलते हैं फिर कल, और बाकी आप प्रैक्टिस इसको रिवाइज और कर लेना दोबारा, ठीक है। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, विल मीट टुमारो, बाय। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर।